देश की बात में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। सबसे पहले कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर हैं और अब आईएनएस विक्रांत पर वो इस वक्त पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आईएनएस विक्रांत पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम जो है वो मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलियाई पीएम आज भारत के दौरे पर हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर भी यहां पर दिया गया। इससे पहले मैच भी इन्होंने यहां पर अहमदाबाद में देखा और अब आईएनएस विक्रांत पर ये जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं ये यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ऑस्ट्रेलियन पीएम एल्बनीज इनको आप देख रहे हैं। यहाँ पर आईएनएस विक्रांत पर इनको जो है रिसीव किया गया और इससे पहले गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर दिया गया और तस्वीरें सीधी हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आईएनएस विक्रांत पर ये मौजूद हैं। और इससे पहले आज जो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का चौथा टेस्ट मैच हो रहा है वो भी देखने के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वो मौजूद थे। वहाँ पर भी कुछ देर उन्होंने मैच देखा और उसके बाद आगे का कार्यक्रम जो है उसके तहत आईएनएस विक्रांत पर ये मौजूद हैं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री। और भारत दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो हैं आए हैं और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो संबंध हैं उनको भी वो भी नज़र में है इनके इस बार के दौरे पर। और क्रिकेट मैच के बाद अब ये आगे की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ पर ये जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं ये आईएनएस विक्रांत पर इस वक्त मौजूद हैं। देश की बात में अब बात किसानों की करते हैं। फसल की बुआई से लेकर बिक्री तक किसान कई परेशानियों से दो चार होते हैं। महाराष्ट्र में जहां आपने देखा कि एक और किसान प्याज के कम दाम भाव की वजह से परेशान है, वहीं मध्य प्रदेश में खराब मौसम बड़ी चुनौती किसानों के लिए बना हुआ है। यहाँ पर बेमौसम बारिश से एमपी के 15 जिलों में जो खड़ी फसल है वो चौपट हो गई है और मध्य प्रदेश में लगातार तीसरे दिन बेमौसम बरसात जो हुई और ओले जो गिरे उससे किसानों को खासी परेशानी हुई है। खेतों में जो फसल खड़ी थी वो बर्बाद हो गई है और राज्य में 15 से ज़्यादा जिलों में गेहूं की फसल को जो है वो भारी नुकसान हुआ है। और अब इसके बाद सरकार ने यहाँ पर सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। बेमौसम बरसात से 10 बीघे में फसल खराब हुई। पानी विदिशा के रमपुरा जागीर के रहने वाले जगन्नाथ सिंह ठाकुर की आंखों से बह निकला। राजधानी भोपाल में नीलबढ़ इलाके में निरख सिंह का परिवार 8 एकड़ जमीन से पेट भरता है। गेहूं की आधी फसल आड़ी हो गई है। अबे दिखने में तो ऐसे कि कम दिख रही है, अपन अबे रहेंगे ना उससे कछु गिर जाएंगे, कुछ लटक जाएंगे, वहीं रह जाएंगे, कुछ ऐसा रहेगा। काटने के बाद मालूम ज़्यादा पड़ेगा। साल भर की मेहनत है। अंधामा में आड़ी हो गई, खाद पानी मेहनत ट्रैक्टर डीजल सब गया। अब देखते कितना मिले काटने के बाद। खरगोन से हमारे सहयोगी आसिफ ने बताया कि मक्की की फसल खराब हो गई है, गेहूं औंधे गिर पड़ा है। बड़वानी से मुनाफ का कहना है कि 5000 हेक्टेयर में मक्का, 250 में गेहूं को नुकसान पहुंचा है। विदिशा से नावेद बता रहे हैं कि 27,000 बीघे में फसलों को 40% से ज्यादा नुकसान हुआ है। 25 से ज्यादा गाँव में असर पड़ा है। वहीं पन्ना से विवेक का कहना है कि चन्ना, गेहूं, सरसों और मसूर की फसल पककर तैयार है, लेकिन किसान बेबस है। छतरपुर से अरविंद का कहना है कि वहां भी किसान परेशान हैं। खंडवा में निशात ने बताया कि गेहूं, चना और प्याज की फसलें प्रभावित हुई हैं। धार से साबिर का कहना है कि वहां भी किसान बेहद परेशान हैं। सरकार से यही जानना चाहता है कि
हमको मुआवजा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ताकि हमारी जो फसल ख़राब हुई है उसका भरपाई हो सके। आंधी तूफान चला था, पानी के कारण, और ये किसी गेहूँ आड़ा हो गया है जी। कब हुआ है जी? ये अभी 2 दिन पहले हुआ है जी। पूरी मक्का नष्ट हो चुकी है। अब हम सरकार से मांग करते हैं कि हमको मुआवजा एक ऐसा दे कि औपचारिकता न निभाए। सरकार कह रही है किसान फिक्र न करें, मुआवजा मिलेगा। किसानों से मैंने उस दिन भी कहा था, मैं फिर अपने किसान बहनों भाइयों से कह रहा हूँ, जिनका नुकसान हुआ है वो चिंता ना करें, मैं साथ हूँ, सरकार साथ है। सर्वे के बाद RBC 6-4 के अंतर्गत राहत की राशि और फिर फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हालांकि मौसम अपनी मार से आने वाले दिनों में किसानों को बेजार कर सकता है। मध्य प्रदेश और देश के दूसरे राज्यों में भी हवा और बादलों की नजरें तिरछी ही रहेंगी। 14-15 मार्च के आसपास आपका दोबारा फिर से थंडरस्टॉर्म शुरू हो जाएगा। ऐसा ही सीवियरिटी के साथ थंडरस्टॉर्म्स आएगा। तो वो मध्य प्रदेश ही या और भी बाकी इलाकों में, किस किस इलाकों में? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, इन सभी इलाकों में सीवियर मतलब फिर से थंडरस्टॉर्म्स का जो एक स्पेल जैसे हम बोलते हैं दोबारा आने की उम्मीद है, क्योंकि एक 12 तारीख के रात से हम एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी काफी डीप आएगा। तो वो आते हुए उसका जो इन्फ्लुएंस रहेगा आपका वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ये जगह में बहुत ज्यादा इफेक्ट रहेगा। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चने की फसल लगभग 40%, वहीं गेहूं और मक्के की फसल 10 से 40% तक खराब हो चुकी है। जानकार ये भी मान रहे हैं कि ओले और बेमौसम बरसात से जो गेहूं की फसल है उसमें चमक कम हो सकती है, दाने सिकुड़ सकते हैं और इससे उसका बाजार भाव 300 से 500 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर सकता है, यानी किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान। नई दिल्ली से अपने सहयोगी परिमल कुमार और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एडीटीवी इंडिया। अनुराग हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, उनसे और जानते हैं जो ये बेमौसम बारिश यहाँ पर मुसीबत बनी हुई है किसानों के लिए। अनुराग, हमने देखा तस्वीरें भी, आपने भी वहाँ पर बात की लोगों से, ज़रा बताइए कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है, किस किस जगह पर ये फसलें जो है ज़्यादा बर्बाद हुई हैं किसानों की? देखिए ताबिश, जो सरकारी विभागों से प्राथमिक सूचना मिली है उसके मुताबिक 10 से 40% पूरे मध्य प्रदेश के लगभग 18 जिले हैं जिसमें बारिश और ओलावृष्टि से वहां फसलें प्रभावित हुई हैं। सबसे ज्यादा राजगढ़ और विदिशा में 30 से 40%, मंदसौर नीमच में 20%, रायसेन, उज्जैन और रतलाम के आसपास 15%, वहीं शाजापुर, सीहोर, आगर मालवा, बड़वानी, गुना जैसे जिलों में 10%, खरगोन, खंडवा, देवास, बुरहानपुर जैसे जिलों में 8 से 10%। अब होता क्या है ताबिश, में इस वक्त भोपाल के करीब मिसरौद में हूँ। यहाँ आप गेहूं की फसल देख सकते हैं जो पूरी तरह से एक तरफ झुक गई है। तो एक तो ये बर्बादी है। दूसरी, अगर अपने कैमरा पर्सन से कहूँ, अगर मैं इन गेहूं की बालियों में आपको दिखा पाऊँ, अगर आप इनको तोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो इनकी चमक है वो थोड़ी कम हो जाती है। और ऐसे में जब वो बाजार भाव में जाएगा, ये गेहूं जब बाजार भाव में जाता है तो जानकार कह रहे हैं कि 300 से 500 प्रति क्विंटल इसकी कीमत कम हो सकती है, क्योंकि जब इसमें जो मॉइस्चर है वो रहेगा तो इसकी गुणवत्ता गिरा देता है। यानी किसानों को दोहरा नुकसान। एक तरफ तो इतनी खड़ी फसल है ये झुक गई है, और खास करके तब जो मौसम विभाग का कहना है कि 13 से 14 तारीख के आसपास इस तरह का एक और दौर आ सकता है। तो मध्य प्रदेश और जो आसपास के राज्य हैं यहाँ पर किसानों की चिंता का बढ़ना लाजमी है, क्योंकि गेहूं, चना, जो भी रबी की फसलें हैं उन सब पर इसका व्यापक असर पड़ा है। ताबिश, और ये भी थोड़ा वैसे तो संभावना बताई गई है, अनुराग ये भी बताइए आपके क्यों ये बारिश जो है इस तरह से हुई, इस और क्या संभावना मौसम विभाग बता रहा है, और कुछ किया जा सकता है किसानों के लिए या इससे बचने के लिए या फसल को बचाने के लिए? देखिए, जैसे हमारे सहयोगी परिमल ने नई दिल्ली में मौसम विभाग के वैज्ञानिकों से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि एक कम दबाव का क्षेत्र है और आने वाले दिनों में यानी 13 से 14 तारीख में इस तरह की और बारिश हो सकती है मध्य प्रदेश और आसपास के कई राज्यों में। तो वो किसानों के लिए फिक्र का सबब ज़रूर होगा। अब देखिए, ये एक
तरह से प्राकृतिक आपदा है। कई फसलें खड़ी हैं, कई कट चुकी हैं मध्य प्रदेश में, कई इलाकों में गेहूं की फसल की कटाई हो गई है, लेकिन कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर गेहूं की फसल खड़ी है। तो ऐसे में नुकसान से तो एक ही तरह से बचा जा सकता है जब सरकार जल्द से जल्द सर्वे का काम पूरा कर ले, सर्वे पूरी गंभीरता से हो और किसानों को उनका मुआवजा मिल पाए जल्दी से जल्दी। शुक्रिया अनुराग आपका इस सब जानकारी के लिए। तो अनुराग बता रहे थे कि कैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है, जो बेमौसम बारिश और ओला वृष्टि यहाँ पर हुई है मध्य प्रदेश में, उससे आप ये तस्वीरें देखिए। बड़ी तादाद में जो फसलें हैं उसमें नुकसान हुआ है किसानों को, और अब सर्वे की बात यहाँ पर कही जा रही है। देखना होगा कि कैसे इसकी भरपाई जो है हो पाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं बड़ी दिक्कत यहाँ पर किसानों के लिए। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के 2 नए मंत्रियों का आज शपथ ग्रहण हुआ। सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली और इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री और कैबिनेट के बाकी सदस्य भी मौजूद रहे। अब दिल्ली की नई शिक्षा मंत्री आतिशी होंगी। इसके साथ ही बिजली और पर्यटन विभाग भी आतिशी को मिला है। वहीं सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी इनको दी गई है। पीडब्ल्यूडी, शहरी विकास, पानी और उद्योग विभाग की जिम्मेदारी भी सौरभ भारद्वाज को दी गई है। और अब से कुछ देर पहले दोनों को जो है यहाँ पर शपथ दिलाई गई। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे से ये जगह जो है खाली हुई थी, जहाँ पर इन 2 नए मंत्रियों को लाया गया है। कैसे उनकी जिम्मेदारी संभालने के लिए यहाँ पे हैं, और जैसे ही हमारे जो श्रद्धेय हैं सत्येंद्र जी और मनीष जी वापस आएंगे, वो अपनी जिम्मेदारियां वापस संभालेंगे, ऐसी हमारी आशा है। और ऐसी हमारी प्रभु से जो है हमारा विनय है कि ये जल्द हो। अरविंद केजरीवाल जी के बड़े फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हैं वो स्वास्थ्य के हैं, एजुकेशन के हैं, वाटर डिपार्टमेंट के हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। जो काम पिछले कुछ महीनों से स्लो चल रहे थे, उन कामों के अंदर तेज़ी लाई जाए और दिल्ली वालों को जो हमने वादे किए हैं वो उसको पूरा करें। मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक हैं। लाखों गरीब बच्चों को उन्होंने अच्छा भविष्य दिया है। सत्येंद्र जैन जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी देश को, दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया है, परंतु केंद्र सरकार ने झूठे आरोप लगाकर दोनों को जेल में डाला है। ये एक मुश्किल परिस्थिति है और इस मुश्किल परिस्थिति में उनकी जिम्मेदारियां हमें संभालने को मिली हैं। जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ था तो उनके भाई भरत ने उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर अपना शासन चलाया था। तो हम भी मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी की एक छोटी बहन होने के नाते उसी तरह से हम भी जब तक वो आते हैं हम उनके कार्यभार को संभालेंगे और दिल्ली वालों के काम को हम रुकने नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, शराब घोटाले में ईडी के समन को लेकर केसीआर की बेटी और बीआरएस की एमएलसी के कविता ने मोदी सरकार पर हमला किया। कविता ने कहा कि तेलंगाना चुनाव के चलते ईडी की कार्रवाई हो रही है। जहां चुनाव होते हैं वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाती है। वो महिला आरक्षण को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन शुक्रवार को करने वाली हैं और चाहती हैं कि विपक्ष इसके लिए एक हो। 27 इयर्स के बाद भी हम अभी सिर्फ चर्चा ही कर रहे हैं। पहले तो 1996 में एक बार राज्यसभा में पास हुआ, फिर वो लैप्स हो गया। 1998, 1999, 2008 रिपीटेडली विमेन्स रिजर्वेशन बिल को लाने का कोशिश हुआ है। लगातार अलग अलग सरकारों ने किया है। उन सब सरकारों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। स्पेशली मैडम सोनिया गांधी who was very instrumental in bringing the bill in Rajya Sabha. From all the women across the nation, I really salute her courage. तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी का ये बयान सिर्फ बयान है या फिर एक इशारा कि पार्टी चाहती है कि कांग्रेस उनके साथ आए। हालांकि कविता ने ये भी कहा कि कांग्रेस को साथ आने के लिए उसे अपना अहंकार छोड़ना होगा। देश भर के 4000 विधायकों में से बस 600 उसके पास हैं। आज कांग्रेस की हालत अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ उनका एक बड़ा रीजनल पार्टी का दर्जा रह गया और कुछ नहीं है। दे आर नॉट ए नेशनल पार्टी एनीमोर। अगर उनका ऐसा कुछ भ्रम है उसको छोड़ना चाहिए। वो भ्रम से बाहर निकल के आके कांग्रेस पार्टी को स्ट्रांग बनाने के लिए सोचना चाहिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, नॉट इन कांग्रेस पार्टीज इंटरेस्ट। एंड जहां जहां स्ट्रांग रीजनल पार्टी से
उनसे अलाइन करना चाहिए। अगर सही में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराए तो दे शुड लीव देयर एरोगेंस। दिलचस्प ये भी है कि कांग्रेस के अलावा सभी 18 विपक्षी दलों के प्रतिनिधि केसीआर की बेटी और बीआरएस नेता कविता के महिला आरक्षण बिल की मांग में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अकाली दल, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, जेएमएम, आप और कुछ निर्दलीय सांसदों के साथ साथ 29 राज्यों की महिलाओं के संगठन शामिल होंगे। वैसे कविता अब ईडी के सामने 11 मार्च को पेश होंगी। माना जा रहा है कि उनसे हैदराबाद के कारोबारी रामचंद्र पिल्लई के सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। ईडी ने पिल्लई को सोमवार को गिरफ्तार किया था। ईडी पीएमएलए एक्ट के तहत कविता का बयान दर्ज करेगी। ईडी के पास पिल्लई की हिरासत 12 मार्च तक है। 13 मार्च को उन्हें फिर से दिल्ली की अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। कविता का आरोप है कि मोदी सरकार जानबूझकर विपक्ष को टारगेट कर रहा है। हमने गलती नहीं की, हम तो आ रहे ईडी में, हम कल भी जाएंगे, आपको जो करना है करिए, जो लीगल कोर्ट से लीगल एक्शन है हम पूरा आपसे कोऑपरेट करेंगे। लेकिन बीएल संतोष जी क्यों केस पे केस करके, दावे पे दावे करके, स्टे के ऊपर स्टे क्यों लेके आ रहे? इस बात को जरा जनता गौर करके सोचे। मेरी जनता से एक ही रिक्वेस्ट है, जिस देश में गांधी जी पैदा हुए हैं उस देश में आज झूठ का राज चल रहा है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ हमें बोला जा रहा है। जीडीपी के बारे में झूठ बोलते हैं, डेवलपमेंट के बारे में झूठ बोलते हैं, पार्लियामेंट के हाउस में खड़ा होकर प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। क्या ये पॉलिटिक्स है? जाहिर है कि 10 को वो बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रही हैं जंतर मंतर पे वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के, तो जाहिर तौर पर और उसी वक्त में आप ये काम कर रहे हैं। अब आश्चर्य बिल्कुल नहीं होता, दुख होता है। एक एक करके झारखंड, तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, पंजाब कर क्या रहे, ये नई राजनीति। और मैंने पहले भी कहा आपके माध्यम से कि जिस दिन आप सत्ता में नहीं होंगे, आपने इन संस्थाओं का चरित्र इतना गदला कर दिया है कि कल को आप भी जद में आएंगे। हमें तब भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हम उस मिजाज के नहीं हैं, लेकिन ब्लेम तो आपको लेना होगा कि आपने क्या कर दिया इन संस्थाओं को। उधर बीजेपी का कहना है कि शायद पहली बार है कि जब भ्रष्टाचार को लेकर विपक्षी दल आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन हम ये पहली बार देख रहे हैं। करप्शन के खिलाफ क्रांति तो हमने बहुत देखी है, करप्शन के पक्ष में क्रांति हम पहली बार देख रहे हैं। और करप्शन के क्रांतिकारियों और घोटाले के गुरु घंटालों में जो तालमेल हो रहा है, ये तालमेल नहीं है बल्कि घोटालों का घालमेल है। सरकार को छोड़कर जितने भी राजनीतिक दल हैं वो विपक्ष की एकता की बात जरूर करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि उस दल का नेतृत्व वो ही करें। अब बीआरएस पार्टी की सांसद कविता ने विमेन रिजर्वेशन बिल का मुद्दा एक बार फिर उठाया है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या उनके राज्य में महिलाओं को उपयुक्त नुमाइंदगी दी गई है या नहीं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। देश की बात में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखिए जम्मू श्रीनगर में क्यों सड़कों पर दिखे नौजवान। ईमानदारी से सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और नौकरी के ख्वाहिशमंद हजारों नौजवान काली सूची में शामिल एक फर्म को सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं करवाने का जिम्मा सौंपे जाने के विरोध में जम्मू में श्रीनगर में सड़कों पर आए। तमाम विरोध के बावजूद पुलिस समेत कई सरकारी महकमों में नौकरियों के लिए परीक्षाएं करवाने का जिम्मा इस फर्म को दिया गया है। प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि 2020 से मतलब पोस्टिंग निकाल रहे हैं, बट पहले 2 हमारे ऑलरेडी जो एग्जाम्स है वो कैंसिल हो चुके हैं क्योंकि स्कैम हुआ है। बट स्कैम किसने किया है?
ना कोई ऑफिसर, ऑब्वियस सी बात है कि बिना हाई ऑफिसर्स के तो इतने बड़े स्कैम हो नहीं सकते हैं। 3 बार इनसे एग्जाम फेल हो चुका है, ठीक है, 3 बार इन्होंने एग्जाम करवाया और इनसे नहीं हुआ और अभी हमें बोल रहे हैं और अभी हमें ये बोल रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी से करवाएंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता जब 3 साल से इनसे एग्जाम नहीं कंडक्ट हुआ, 3 बार पेपर कैंसिल करके दोबारा करवा चुके हैं। आई डोंट नो ये क्यों कैसे बोल रहे हैं कि हम ये एग्जाम आपका ट्रांसपेरेंसी से कराएंगे। बच्चों को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, पैसे दिए हम लोगों ने एग्जाम कंडक्ट करवाने के और इनको पैसे अपने कमाने हैं, ठीक है, 2 नंबरी पैसे करवाने हैं, इनको वही हो रहा है। हम 9 महीने हो गए हैं, 6 जून को सड़कों पे आए थे इसलिए कि हमारी नौकरियां बेची जा रही थी। सरकार ने पहले नकारा, जब हमने एस्पिरेंट्स जो थे उन्होंने सबूत ला के दिए तो सरकार को मजबूर होकर मानना पड़ा। आज उस पर FIR लगी हुई है, CBI जांच कर रही है, हालांकि जांच में बहुत कुछ बड़ा नहीं निकाल पाई। तो ये पूरा मामला क्या है, इसको और अच्छे से आपको समझा रहे हैं हमारे सहयोगी नजीर मसूदी। भर्ती परीक्षाओं पर जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बवाल खड़ा हुआ है। कल 2 दिन से हजारों युवा यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं एक को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, डिटेन भी किया। जम्मू में ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए। जो उम्मीदवार हैं उनकी सिर्फ एक बात है कि जो परीक्षाएं हों वो साफ शफाफ हो, उसमें धांधली न हो और जिस एजेंसी के ज़रिए राज्य जो यूटी सरकार या प्रशासन ये एग्ज़ाम ले रही है उसकी रेपुटेशन ठीक नहीं है। वो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है और वो कहते हैं कि सरकार को क्या मजबूरी पड़ी कि वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हायर करके उससे एग्ज़ाम ले रहे हैं। वो कहते हैं कि एक ऐसी एजेंसी से एग्ज़ाम लो जिसकी रेपुटेशन ठीक हो, जो बेदाग हो, जो दागदार न हो। दरअसल पिछले 1 साल से कहीं एक जो एग्ज़ाम जम्मू कश्मीर सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से हुई है सबों पे सवालिया खड़ा हुआ। प्रदर्शनों के बाद जम्मू कश्मीर यहाँ सरकार ने यहाँ और लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार ने यहाँ CBI प्रोब का ऐलान किया। CBI 4 सिलेक्शन लिस्ट पे जो प्रोब कर रही है, कहीं एक लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन उसके बाद जब नए एग्ज़ाम की बात हुई तो एक ऐसी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जिसको कई राज्यों में, मुल्क के कई राज्यों ने ब्लैक लिस्ट किया है। एपटेक जो है फर्म है उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उस पर जुर्माना 10 लाख रुपये का जुर्माना आयद किया है। जम्मू कश्मीर में जो हाई कोर्ट है उसने भी कहा कि ये परीक्षा नहीं ले सकती है ये कंपनी। उसके बावजूद उस हाई कोर्ट ऑर्डर का चैलेंज किया यहाँ की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिवीज़न बेंच ने, जो अभी भी वहीं पे है। और 16 तारीख से जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उसने कहा कि एग्ज़ाम लिए जाएंगे और इसी एजेंसी से लिए जाएंगे जिसको ब्लैक लिस्ट किया गया है। सो इसीलिए बड़े पैमाने पे प्रदर्शन हो रही है। पहले ऑनलाइन कैंपेन चल रही थी, उसके बाद अब सड़क पे युवा आए हैं और कल कहीं एक महिलाएं जो थी उन पे जो उम्मीदवार थे, कैंडिडेट्स थे, उन पे भी लाठीचार्ज हुआ। उनका कहना है कि वुमेन्स डे पे उनको लाठियाँ खानी पड़ी, रोज़गार नहीं मिलता है, लाठियाँ मिलती है। सवाल यह है कि ये किसने प्रशासन में फैसला किया कि ब्लैक लिस्ट कंपनी को एंगेज करना, हायर करना है और ये क्यों सरकार कर रही है कि हाई कोर्ट में जब चैलेंज किया गया एक ब्लैक लिस्टेड टेंटी कंपनी को, दागदार कंपनी को प्रशासन डिफेंड कर रही है और सरकार युवाओं को सुनने के बजाय एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को अदालत में भी डिफेंड कर रही है और उसी के ज़रिए यहाँ परीक्षा भी लेना चाहते हैं। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है। यहाँ पर डिप्टी CM और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट को पेश किया और एक नज़र आप यहाँ पर इस बजट के ऊपर डालते हैं और अहम बातें इसमें क्या हैं वो आपको बताते हैं। इस बजट में किसानों पर ज़्यादा जो है वो फोकस लग रहा है सरकार का। किसानों के लिए नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना की बात कही गई है। राज्य सरकार की ओर से किसानों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। PM सम्मान निधि मिलाकर अब साल में 12,000 रुपये जो है वो किसानों के लिए हो जाएंगे। महाराष्ट्र के किसानों को 1 रुपये में फसल बीमा मिलेगा। सरकारी बसों में महिलाओं को 50% छूट होगी। मुंबई में महिला एकता मॉल की स्थापना की जाएगी। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार से बजट पर बात की हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने। महाराष्ट्र राज्य का आज बजट पेश हुआ। हमारे साथ हैं बात करने के लिए इस पर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी। सर, क्या मानेंगे, इसमें खास क्या रहा आज के बजट में? देखो, ये अमृतकाल के पहले वर्ष का अर्थसंकल्प है जिसमें हमारे महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी शिवसेना सरकार ने
महाराष्ट्र के कई समूहों को, कई वर्गों को इस अमृत काल के पहले वर्ष में न्याय देना चाहिए, ये भावना के साथ ये अर्थसंकल्प प्रस्तुत किया है। अगर जो घोषणाएं आप देखेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से तो 2 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। 1,10,00,000 लोगों को नमो किसान सम्मान योजना के 6,000 रुपए साल में अब उनके खाते में जाने वाले हैं। 35 लाख निराधार, विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटिता और जो हमारे ज्येष्ठ, वृद्ध, आदरणीय लोग हैं, उनके अकाउंट में 1,000 से 1,500 रुपए की बढ़त हुई है। दिव्यांग भाई हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, मददनीश हो, आशा वर्कर हो, कोतवाल हो, शिक्षक सेवक हो, ऐसे कई वर्गों को न्याय देने की घोषणा है। महात्मा ज्योतिराव फुले योजना का विस्तार करते हुए अब बीमारी के इलाज के लिए 1,50,000 से वो 5 लाख तक का बढ़ाया है। और बाकी जो निर्णय, जो घोषणाएं हुई है, मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र में 2 करोड़ प्रत्यक्ष और कम से कम उद्योग और बाकी क्षेत्रों में स्किल, इसमें 3-3.5 करोड़ लोगों को इसका फायदा होने वाला है। तो महाराष्ट्र का जो, अगर आप जीएसडीपी देखोगे, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो अब 38 लाख करोड़ तक जाने का आकलन किया है। पिछले वर्ष हमारा जो बजट का साइज था वो 5,48,000 लक्ष करोड़ का था, वो भी 6,02,008 करोड़ 28 लाख का हुआ है। तो जब हमारा बजट साइज का आकारमान बढ़ता है, जब हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट में हम खर्च करते हैं और सोशल सिक्योरिटी के साथ पंचामृत देते हैं, तो मुझे लगता है कि पिछले कई वर्षों तक जो सरकारें रही है, विकास की गाड़ी उनके सरकार में अगर 20 किलोमीटर की गति से दौड़ती थी, अब हमारी जो है वो 200 किलोमीटर की गति से दौड़ेगी। ये अर्थसंकल्प के प्रावधान है। कोरोना के बाद एक बार फिर से मास्क की वापसी हो गई है। इस बार वजह बना है लोगों को तेजी से अपनी चपेट में लेने वाला H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस। इस बीमारी की परेशानी के लिए अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। तो इसके लक्षण क्या हैं और आपको क्या एहतियात इसको लेकर रखने चाहिए, ये रिपोर्ट आप। शांति गोयल पिछले 5 दिनों से अस्पताल में हैं। बुखार और खांसी की शिकायत इतनी बढ़ गई कि दाखिल होना पड़ा। उम्र करीब 75 के आसपास है और अब इलाज के बाद सुधार है। खांसी भी हुई, बुखार भी आ जाओ और ये निमोनिया बन जाता है मेरा। निमोनिया बहुत जल्दी बनता है। मौसम बदलने के साथ ही H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस ने तेजी से लोगों को चपेट में लेना शुरू किया है। इससे बचाव को लेकर मास्क की फिर से वापसी हो गई है। IMA ने इस बीमारी में एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से परहेज की सलाह दी है। सबसे पहला सिम्टम है कि बुखार, जो करीब 3 दिन रह सकता है और वो हाई ग्रेड भी हो सकता है, 100, 102 इससे ऊपर भी जा सकता है। और एक लंबी खांसी 3 हफ्ते तक, ड्राई कॉफ, ऐसे खांसी रह सकती है। साथ में नाक बहना ये हो सकता है, कमजोरी आना, वीकनेस होना। एंटीबायोटिक्स तो करना ही नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स इस वायरल डिजीज में फायदा नहीं करेंगी और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होगा पेशेंट में। सांस रोग विशेषज्ञ की माने तो 10 से 15% मरीजों के लिए ये बीमारी खतरनाक है। वहीं ज्यादातर मरीजों में लक्षण माइल्ड ही हैं। ज्यादातर मरीज जो हैं वो माइल्ड वायरल फीवर से पीड़ित हैं और सिर्फ इसका जो सेवन है पैरासिटामोल का वही करना है, पानी खूब पीना है और बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को आइसोलेट करें। आमतौर पे 5-7 दिन ये बीमारी रह के अपने आप ही चली जाती है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको कि पहले से कुछ ऐसी बीमारियां जिनसे कि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसे कुछ दवाई ले रहे हैं या उनके लंग डिजीज है, हार्ट डिजीज है। ऐसे मरीजों में बीमारी भयंकर रूप ले सकती है। H3N2 का खतरा इतना ज्यादा है कि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ने तो मास्क अनिवार्य कर दिया है।
मास्क अभी हमने जो डॉक्टर हैं उन्हीं को एक ऑर्डर कर दिया, ऑल ओपीडीज में कंपल्सरीली दे आर सपोज्ड टू वियर। कोरोना और इन्फ्लुएंजा के लक्षण करीब करीब समान हैं। कोरोना के मामले भी थमे नहीं और देश में 3100 से ज्यादा फिलहाल कोविड के मामले हैं। जानकार कह रहे हैं कि टेस्टिंग कोविड की ज्यादा हो नहीं रही तो कहीं इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामले दबे पांव कोरोना की दस्तक तो नहीं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अमेरिका के कोविड के बारे में और इसमें क्या दावा किया गया है, वो भी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं। मनीष सिसोदिया को ईडी ने अब गिरफ्तार कर लिया है। ईडी मनीष सिसोदिया से पूछताछ जो है वो कर रही थी। 3 दिन की पूछताछ का वक्त ईडी को मिला था और अब खबर यह है कि ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं, दिल्ली की आबकारी नीति मामले में ईडी और सीबीआई दोनों जो हैं इस मामले की जांच कर रहे हैं और आज करीब 8 घंटे की तिहाड़ जेल के अंदर हुई पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले सीबीआई ने गिरफ्तार जो है मनीष सिसोदिया को किया था और वो जेल में ही ईडी ने उनसे वहाँ पर पूछताछ की थी और तिहाड़ जेल में जो अभी जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ईडी की टीम मौजूद है और वहां से खबर यह है कि मनीष सिसोदिया को अब ईडी ने गिरफ्तार यहां पर कर लिया है। सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद ईडी को भी वक्त उनसे पूछताछ के लिए मिला था और अब यहां पर लंबी पूछताछ ईडी की तरफ से की गई। 8 घंटे की तिहाड़ जेल के अंदर हुई इस पूछताछ के बाद ईडी ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। तो ये जो दिल्ली का आबकारी नीति का जो मामला है उसमें सीबीआई और ईडी दोनों ही इस मामले को देख रहे थे और अब ईडी की पूछताछ के बाद भी ये गिरफ्तारी इनकी यहाँ पर हो गई है। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, अब ईडी ने भी इनको गिरफ्तार कर लिया है, ये बताइए क्या आधार जो है बताया गया, आज की पूछताछ में क्या निकला और अब ये भी साफ है कि इनको काफी वक्त अब लगेगा, जमानत इसके लिए भी इनको लेनी होगी। देखिए, बिल्कुल ईडी ने आज करीब 8 घंटे पूछताछ की मनीष सिसोदिया से और 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ईडी का भी कहना है कि मनीष सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं दे रहे थे। जो सवाल उनसे पूछे जा रहे थे उन सवालों के ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे, तो उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जो कोर्ट है उसने 3 दिन का टाइम दिया था ईडी को पूछताछ के लिए, तो इससे पहले 1 दिन की पूछताछ पहले हो चुकी थी और आज दूसरे दौर की पूछताछ थी। 8 घंटे पूछताछ हुई और 8 घंटे की पूछताछ के बाद जो ईडी के सूत्र हैं उनके मुताबिक मनीष सिसोदिया सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे रहे थे और जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उनकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन बहुत जरूरी है, इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और अब कल जो है जो ईडी है वो मनीष सिसोदिया की कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में फर्दर रिमांड की मांग करेगी। तो फिलहाल उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। जी, ये थोड़ा आप ईडी के लिहाज से भी समझाइए मुकेश, क्योंकि ईडी और सीबीआई दोनों ही इस मामले को यहाँ पर देख रही हैं। ईडी ने कई गिरफ्तारियां भी की हैं, किन किन सवालों के जवाब यहाँ पर मनीष सिसोदिया से तलाश रही है ईडी? देखिए, बेसिकली जो ईडी है वो मनी ट्रेल की जांच कर रही है। जो पूरी इसमें जो आर्थिक पहलू है, इस पूरे मामले का जो घोटाला हुआ है इसका जो आर्थिक पहलू है वो उस पहलू की जांच कर रही है। तो ईडी का कहना ये है अब तक की जो जांच हुई है कि ये घोटाला जो है वो 2873 करोड़ रुपए का है और ईडी इसके पहले 11 आरोपी गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें साउथ की जो लिकर लॉबी है उससे जुड़े कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और ईडी का कहना ये था जो कि मनीष सिसोदिया ने आबकारी पॉलिसी बनाते वक्त 7 बार अपने मोबाइल फोन या सिम कार्ड बदले हैं और वो चूंकि आबकारी मंत्री थे और उनकी देखरेख में ये पूरी आबकारी पॉलिसी बनी और आबकारी पॉलिसी बनने के बाद उसमें कई बदलाव किए गए, जिसमें पहले जो शराब कारोबारी हैं उनका कमीशन 5% था, उसे बढ़ाकर 12% कर दिया गया और फिर वापस 6% का जो कमीशन था वो आम आदमी पार्टी को गया। तो इस तरह से करीब 100 करोड़ रुपया साउथ की जो लिकर लॉबी है वहां से आया और ये पैसा जो है आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया। तो इस तरह से कई सारे एलिगेशन हैं और ईडी ने अपनी चार्जशीट में ये भी कहा कि 36 आरोपियों ने आबकारी पॉलिसी बनाते वक्त जो है करीब 170 मोबाइल फोन बदले या सिम कार्ड बदले। जी,
बिल्कुल, शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। तो आज दूसरे दिन पूछताछ करते हुए 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने मनीष सिसोदिया को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है और कल इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा ईडी के द्वारा।